Hello students, welcome to our online portal. This is our next lecture of coordination compounds. टॉपिक बेटा इसके अंदर हम जो आज स्टार्ट करेंगे दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम डी ब्लॉक जब हम पढ़ते हैं हमने वहां भी किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. यहां भी हम पढ़ेंगे. इसमें देखना ध्यान से. इसमें क्या होता है जब लीगेंड, देखो आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए थे इसके, उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो. पेज नंबर 16 पे ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको दी गई है. उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट पे देखो आपको क्या बताया गया है. जब लीगेंड मूव करता है मेटल आयन की तरफ, लीगेंड मूव करेगा मेटल एटम की तरफ, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई कर दे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अप्लाई किया जाए, इनमें से अगर कोई कंडीशन हो, या लिगेंड मेटल आयन की तरफ मूव करे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम अप्लाई करें, तब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एप्लीकेबल होती है. ये क्या करता है, ये फील्ड अप्लाई करने से या लिगेंड लगाने से क्या करता है, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट किसे हम बोलते हैं? जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम. जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी क्या होती है? सेम. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाती है. दे गेट स्प्लिट. वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, और जिन ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? T2G और EG. T2G और EG ऑर्बिटल्स उसको हम बोलते हैं. T2G एंड EG ऑर्बिटल्स. क्लियर? अब कितना स्प्लिट होंगे, इनके बीच में गैप कितना होगा, ये चीज डिपेंड करती है कि कितने लीगेंड प्रेजेंट हो. जो ये गैप है T2G और EG के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लीगेंड्स. डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लीगेंड्स, कि कितने लीगेंड्स प्रेजेंट हो उस पर डिपेंड करेगा. क्लियर? इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ दीज लिगेंड्स और कैटायंस, कि ये लिगेंड और कैटायंस ये किस तरीके से प्रेजेंट है, किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है? या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच में गैप कितना रहेगा. अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाऊंगा. सपोज आपको ऐसा बोल देता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग स्प्लिटिंग थ्योरी है. अब डी के हमारे पास, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डी के केस में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल. ठीक है? ये हम पहले भी पढ़ते हैं, +1 में भी पढ़ चुके हैं इसको. अब इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे देखिए. सबसे पहले हमारे पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं डी जनरेट फॉर्म में. ये 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है आपके पास, ये डी ऑर्बिटल्स हैं. क्योंकि ये साथ साथ प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ स्टिकी फॉर्म में है, तो ये इसको हम डी जनरेट भी बोलते हैं. मतलब इनकी एनर्जी क्या है? सेम. जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा. इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? इसे हम क्या बोल देते हैं? स्टेज 2. इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेज 2. ये हमारे पास कैसा होता है? स्टेज 1. और ये आपके पास होती है स्टेज 2, मतलब थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होगी. जब स्टेज 2 पे आते हैं उसके बाद ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं. ऊपर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 2 ऑर्बिटल्स, और नीचे ऑर्बिटल्स आ जाएंगे इस तरीके से 3 ऑर्बिटल्स. ठीक है? इन 3 की एनर्जी सेम रहती है, ऊपर वाले 2 की एनर्जी सेम रहती है. ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इसे हम EG ऑर्बिटल्स बोल देते हैं, और जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं इसे हम T2G ऑर्बिटल्स बोल देते हैं. इसके सेंटर में जो इनका सेंटर पॉइंट होता है उसे हम बेरी सेंटर बोल देते हैं. दैट इज नोन एज बेरी सेंटर. जो हम पीछे बात कर रहे थे
कि ये गैप कितना होगा T2G और EG के ऑर्बिटल्स में, जो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो ये एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इससे हम एनर्जी गैप बोल रहे हैं। क्लियर? जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है, ये हमें मालूम है। अब ये जो गैप किस तरीके से डिवाइडेड है, जितना टोटल गैप है उसका 40% होता है नीचे वाली साइड पे, जिसे हम क्या लिखते हैं, -0.4 डेल्टा की फॉर्म में लिख देते हैं। और यहां पे हम साथ में मेंशन कर देंगे इसमें ओ का मतलब क्या है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ऐसे ही जो ऊपर वाला आपके पास पॉइंट है ये कितना है, +0.6 डेल्टा नॉट, ये हमारे पास इतना रहेगा। ये दोनों के केस में 0.4 का मतलब 40% होगा, 0.6 का मतलब 60, प्लस माइनस का मतलब है ऊपर और नीचे वाली पोजीशन से। जो बेरी सेंटर के ऊपर है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, जो बेरी सेंटर के नीचे उसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल कौन कौन से डिवाइड होते हैं ये भी फिक्स है। जो 3 ऑर्बिटल नीचे प्रेजेंट है ये कौन कौन से हैं, DXY, DYZ और DZX। और जो ऊपर वाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है ये कौन से होंगे, DX2, Y2 और DZ2। इस तरीके से ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने डिवाइड करके दिखा दिया किसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है जिसके बेसिस पे अभी हमने ये पीछे जो पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कि कितने लिगेंड प्रेजेंट है और क्या उसकी फील्ड है, ये कौन सा लिगेंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी एक सीरीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं इसे हम, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, की कौन सा लिगेंड कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर देखो क्या बन जाएगा, सबसे पहले CO, फिर CN, फिर NO2 नेगेटिव, फिर EN, फिर NH3, देन NCS नेगेटिव, देन H2O, then C2O4 2 negative, OH negative, F negative, Cl negative, SCN negative thiocyanate, then S2 negative। इस तरीके से ऑर्डर चलता जाता है। और इससे पहले आपके पास आ जाएगा Br नेगेटिव, देन I नेगेटिव। ठीक है, ये जो ऑर्डर है हमारे पास इसे हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पे डिपेंड करता है कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है, जो बीच में आपके पास ये गैप बनता है, ये कंप्लीट गैप जिसको मैं अभी रेड से मार्क करके आपको दिखा रहा हूं, ये कंप्लीट गैप है, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओ लगा दिया यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लिए। इसे हम बोलते क्या है, CFSE बोल देते हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में। और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो बीच में आपने इसको O दिखा दिया। अब ये किसमें ये गैप कम होगा, किसमें गैप ज्यादा होगा, ये जो आपने सीरीज बनाई उन सीरीज के अकॉर्डिंग लिगेंड पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड कौन सा वहां पे प्रेजेंट है। अब जैसे आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये आपने ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया है, वैसे ही हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेट्राहेड्रल के लिए बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये मान लीजिए आपके पास इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, फिर आपने फील्ड अप्लाई की या लिगेंड की प्रेजेंस में, स्टेज 2 आ गई। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट करके दिखाएंगे। इसके अंदर डिफरेंस देखिए क्या है, नीचे इसके अंदर 2 ऑर्बिटल आते हैं और ऊपर इसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं। 2 ऑर्बिटल नीचे और 3 ऑर्बिटल ऊपर। अब यहां पे जो नीचे इसको हम EG बोलेंगे और ऊपर वाले को हम T2G बोलेंगे।
ठीक है, 2 वाले को पिछले केस में भी हमने Eg बोला था, देखो यहाँ पे Eg को ऊपर रखा हुआ था क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स ऊपर थे, अब इस केस में 2 ऑर्बिटल नीचे, तो ये Eg बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास इसके अंदर टोटल गैप आ गया, इसको हम T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा T से, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल के लिए सेंटर वाला जो पॉइंट है इसे अगेन दैट इज नोन एज बेरी सेंटर। नीचे जो हमारे पास गैप है, नीचे वाला जो ये गैप है, अब इसको हम क्या मान के चलेंगे, -0.6 डेल्टा टी, और जो ये ऊपर वाला आपके पास गैप है इसे हम मान के चलते हैं +0.4 डेल्टा टी। अब ऊपर वाला गैप कम होता है, नीचे वाला गैप ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आप इसके अंदर ध्यान में रखना। अब ये फिर माइनस प्लस का साइन वही है। एक चीज आप याद रख सकते हो, देखो जिस तरफ 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ना, उस तरफ 0.6 रह रहा है, इधर भी क्या था, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर थे तो ऊपर वाली तरफ 0.6 था, इसमें 2 ऑर्बिटल्स नीचे हैं तो नीचे वाली तरफ 0.6 है, मतलब 60% 2 ऑर्बिटल्स की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब एक उसके अंदर हम और पढ़ते हैं, ये टेट्राहेड्रल के लिए होगा। थर्ड हमने बच्चे इसमें जो पढ़ना है, दैट इज फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए हम कैसे स्प्लिट करते हैं, ये आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए, फिर आपने जब फील्ड अप्लाई किया तो स्टेज 2 आ जाएगी। अब इसको हम स्प्लिट करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर स्प्लिटिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। एक ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म में, एक अकेला ऑर्बिटल, देन डी एक्स वाई, देन डी जेड स्क्वायर, देन डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ठीक है, 2 ऑर्बिटल्स नीचे रहते हैं, बाकी 3 ऑर्बिटल जैसे एक एक की फॉर्म में ऊपर रहेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरीके से आपने स्प्लिट करना है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो किसके पास रहेगी, डी एक्स स्क्वायर वाई के पास, फिर डी एक्स वाई के पास, फिर जेड के पास, और फिर एक्स जेड और वाई जेड के पास। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता हूं कि स्क्वायर प्लेन में ये इस तरीके से ही डिवाइड क्यों हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्स एक्सिस पे एक ऑर्बिटल और वाई एक्सिस पे एक ऑर्बिटल। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला आ गया, फिर अकेला एक्स वाई वाला आ गया। ठीक है, मतलब एक्स एक्स वाई वाले ऊपर आ रहे हैं, फिर जेड स्क्वायर आ गया। जेड स्क्वायर कैसे लाई करता है ये आपको मालूम है, एक ऑर्बिटल इस तरीके से और दूसरा ऑर्बिटल इसके अराउंड ऐसे ओवरलैप है, इसे हम क्या बोल देते हैं, डी जेड स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, और एक्स जेड वाई जेड जो सिंगल है, जिसके अंदर कोई स्क्वायर नहीं आ रहा पर ये प्लेन में लाई करता है। एक्स जेड किस तरीके से लाई करेगा, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स और जेड ये इस तरीके से लाई करेगा, और वाई जेड किस तरीके से लाई करेगा, ये मान लीजिए वाई जेड एक्सिस होगी तो ये वाई जेड इस तरीके से प्लेन में, तो प्लेन में लाई करने वाला ये नीचे आ रहा है एक्स और वाई वाला, जो अकेला एक्स वाई वाले हैं वो ऊपर आ रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर देखिए क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जो पढ़ा वो स्प्लिटिंग ऑपोजिट क्यों है, वाई इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स splitting of orbital is opposite to octahedral complex। octahedral complex के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है वो ऑपोजिट क्यों होती है, मतलब T2G और EG अपनी
जो पोजीशन है उसको चेंज क्यों कर देती है? उसका रीजन समझिए। देखो, जो लिगेंड अप्रोच करता है सेंटर एटम की तरफ, वो लिगेंड किस डायरेक्शन में आ रहा है उस पर ये चीज डिपेंड करती है। कहता है जो लिगेंड अप्रोच करता है डज नॉट कोइंसाइड विद ईदर T2G और EG ऑर्बिटल्स। कहता ना तो T2G की डायरेक्शन में आता और ना ही EG के अंदर आता। ऐसा किस में होता है कि इनकी डायरेक्शन के अंदर ही आए, ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। ये सब कुछ हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगता है, पर जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो इसके अंदर हमें क्या पता लगा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो लिगेंड है वो ज्यादा नजदीक किसके होता है? T2G के केस में ज्यादा नजदीक होता है, किसके कंपैरिजन में? EG के कंपैरिजन में। तो जिसमें लिगेंड ज्यादा नजदीक होगा तो उसमें फिर क्या होगा? उसमें एंगल का फर्क पड़ जाएगा। तो एंगल जो है बच्चे इसके अंदर जो EG ऑर्बिटल्स हैं वो और जो लिगेंड है, EG और लिगेंड के बीच में जो एंगल रहता है वो रहता है 54.4 डिग्री, और जो T2 और T2G ऑर्बिटल्स हैं और जो लिगेंड है उनके बीच में जो एंगल रहता है वो एंगल रहता है 35.16। ठीक है, तो इसीलिए तो ज्यादा रिपल्शन इसके अंदर, कम एंगल है तो इसका मतलब इसके अंदर रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा। तो ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से T2 ऑर्बिटल्स दूर चले जाते हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दूर जाने की वजह से T2 ऑर्बिटल्स ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आएगा। अब इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश भी किया हुआ है, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG नाम दिया था ना, इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने यहां पे क्या किया, इसको आपने नाम दे दिया ओनली T2। जो ऊपर वाला है इसको नाम T2 दे दीजिए और जो नीचे वाला है इसको नाम ओनली E ऑर्बिटल्स दे दीजिए, ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर ले ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है, तो बेटर है इसको हम T2G और EG लिखने की बजाय T2 और E लिखें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे यहाँ मेंशन कर देते हैं इसके अंदर ओनली E। क्लियर? इस तरीके से इधर भी मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, इसको T2 बोल दिया और इसको ओनली E बोल दिया। क्लियर? तो ये मेन जो पॉइंट है ये आपको एंगल वाला है जो आपने याद रखना है। जिसमें एंगल ज्यादा होगा उसके अंदर तो दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगी। जिसमें एंगल कम होगा उसमें रिपल्शन ज्यादा होगी, इसलिए ऑर्बिटल्स आपके दूर चले जाएंगे। क्लियर? अब हम इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसका? CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, जिसे हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था। कहता मैग्नीट्यूड जो होता है ये टेट्राहेड्रल में लेस होता है, इज लेस इन टेट्राहेड्रल, is less in tetrahedral than octahedral। जो मैग्नीट्यूड है CFSC का ये लेस होता है, कम होता है टेट्राहेड्रल में, किसके कंपैरिजन में? ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये बात आपने इसके अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका रीजन बच्चे हमने समझना है। देखो पहला रीजन तो क्या है, नेम से क्लियर हो रहा है कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो लिगेंड अगर ज्यादा होंगे तो फिर स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसलिए गैप ज्यादा होता है। दूसरा, हमने एक अभी पॉइंट पढ़ा था कि जो डायरेक्शन होती है लिगेंड की वो कोइंसाइड नहीं करती, किसमें? टेट्राहेड्रल में, जबकि ऑक्टाहेड्रल में वो डायरेक्शन कोइंसाइड करती है। लिगेंड जो है वो इट कोइंसाइड मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर आता है, जिससे गैप बढ़ जाता है, कोइंसाइड विद ऑर्बिटल्स, जबकि इसमें कोइंसाइड नहीं करता, डू नॉट कोइंसाइड विद ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल के साथ कोइंसाइड नहीं करता, इसलिए इसके अंदर गैप जो है वो ज्यादा नहीं होता, गैप कैसा होता है? कम होता है। क्लियर? अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? जो आपका टेट्राहेड्रल का गैप होता है स्प्लिटिंग एनर्जी का, उसके कंपैरिजन में ये 4.9 टाइम्स होता है ऑक्टाहेड्रल कंपैरिजन। मतलब जितना भी ऑक्टाहेड्रल का गैप होगा उसका 4/9 टाइम्स, तो ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा उसका,
4/9 टाइम्स होगा किसका, टेट्राहेड्रल कंपैरिजन में। अब आपने इसके अंदर जो दो रीजन दिए, एक तो ये लिगेंड वाला और एक ये कोइंसाइड करने वाला, तो दोनों की वजह से कितना कितना फर्क पड़ता है, 2/3 2/3, दोनों की वजह से 2/3 फर्क पड़ता है। तो ये टोटल हमारा कितना बन जाता है फिर 4/9 टाइम्स बन जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। क्लियर? तो ये पॉइंट बच्चे आपने इसमें याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। अब देखो हमारे पास लिगेंड जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लिगेंड वीक भी होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई strong ligand force the electron to pair up, force the electron to pair up। कहता जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, बट जब वीक लिगेंड प्रेजेंट हो, जब वीक लिगेंड प्रेजेंट हो तब इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो नहीं होती, ठीक है। ऐसा क्यों, इस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है। देखो मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल लेके चलता हूं। ऑक्टाहेड्रल में हमने इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट कैसे किया था, ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, 2 ऑर्बिटल्स तो इधर आ गए, 3 ऑर्बिटल्स इधर आ गए, ठीक है। ये बीच में इसके एक गैप बना लिया हमने। अब ये मान लीजिए गैप जो है इसको हमने CFSC नॉट के हिसाब से लिख दिया। एक और केस ले लेते हैं 5 ऑर्बिटल्स का, इसके अंदर हमने ऑर्बिटल्स को इस तरीके से मेंशन कर दिया, इसमें आपने ये गैप शो कर दिया है, ये भी ऑक्टाहेड्रल के लिए, पर ये तब है जब आपके पास वीक लिगेंड प्रेजेंट हो, और ये केस तब है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो। ये मैंने किस बेसिस पे लिखा, इस गैप के बेसिस पे, क्योंकि ये गैप ज्यादा दिख रहा है आपको इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला केस हो गया, ये गैप कंपैरेटिवली कम दिख रहा है तो ये मैंने वीक वाला एग्जांपल लिया। अब मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन सपोज 1 2 3, ठीक है। इस केस में भी ऐसे बना लेते हैं 1 2 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब नीचे आपके पास कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, देखो नीचे ऑर्बिटल प्रेजेंट है 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3 है, फिर तो सिंगल सिंगल ही आएगा, फिर तो पेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हो जाती है, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसमें जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4th इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाएगा, नीचे वाले ऑर्बिटल्स में, ऊपर नहीं जाएगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग वाले केस में। वीक वाले केस में क्या होगा, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। यही आपने लिखा देखो क्वेश्चन में कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को टू पेयर अप, पेयरिंग हो गई, जबकि वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती, वीक में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप ज्यादा है, और ये गैप किस चीज का है, ये गैप है एनर्जी का। हमें पता है कि मैक्सिमम एनर्जी का मतलब है कि मिनिमम स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं इसके पास एनर्जी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कम स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसमें पहले पेयरिंग हो जाती है। जबकि इस केस में अगर 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे गैप जो है वो है कम गैप होने की वजह से ज्यादा एनर्जी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इसलिए इसमें 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, इसलिए इसमें पेयरिंग हो जाती है। क्लियर, इस तरीके से आप ये शो करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what do you mean by low spin and high spin complex? देखो लो स्पिन का मतलब क्या है बच्चे, जिसमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, और हाई स्पिन का मतलब क्या है, जिसमें मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन।
हाई से क्लियर हो जाता है, हाई स्पिन का मतलब जिसमें ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो कि अगर 4-4 इलेक्ट्रॉन की ही एग्जांपल ली जाए तो किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसमें वीक लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कब है, जब आपके पास वीक लिगेंड प्रेजेंट है, तब ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और वीक लिगेंड जो है, इसका मतलब ये कैसा होगा, वीक लिगेंड वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लिगेंड को देख के भी आप बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपने वैल्यू निकालनी पड़ जाए किसकी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, मतलब डेल्टा की जिसको हम लिखते हैं, अगर इसके लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछ रहा है तो फिर साथ में ओ मेंशन कर देंगे। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वैल्यू निकालनी है CFSC की, कब, जब आपके पास D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और कैसा हो, हाई स्पिन के लिए। ठीक है, हाई स्पिन का मतलब आप समझ गए कि जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। अब यहां पे अगर मैं बना के दिखाऊं हाई स्पिन वाला केस, तो ये बन जाएगा हाई स्पिन वाला केस। कैसे कि आपके पास 3 ऑर्बिटल्स नीचे हैं और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में यही शेप होती है। हाई स्पिन का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। इसके अंदर जो बीच में जो गैप रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, ऊपर वाले की वैल्यू क्या रहती है 0.6 प्लस में, और जो नीचे वाले की वैल्यू रहती है ये माइनस में। ठीक है, अब नीचे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू माइनस 0.4। और ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 0.6, तो ये कितना बन जाएगा 1.2, और ये कितना बन जाएगा 0.6। इनको आप सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा नॉट। तो ये आपके पास इसमें फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप CFSC की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जिस तरफ प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। किस पॉइंट को ध्यान में रखना है, अगर आपके पास जो ये गैप है CFSC, अगर ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन आपका कैसा बनेगा, लो स्पिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि गैप ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन होगा। अगर ये गैप कम है तो फिर कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन। ठीक है, गैप कम का मतलब क्या हुआ कि नजदीक नजदीक प्रेजेंट है, इसका मतलब ऊपर वाली तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी आपने साथ में याद रखना। चलिए इतना पढ़िएगा बच्चे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास के डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर के लिए बस मैक्सिमम एक लेक्चर हो, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर।